नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है निकोबार जनजाति। परिचय। निकोबार जनजाति मुख्यतः निकोबारी द्वीप समूह में निवास करते हैं। निकोबारी तक कहा जाता है निवास स्थानिक निकोबारी द्वीप समूह का निकोबार कोमटा कुशल नाको कावेरी आदि द्वीप में शारीरिक बनावट, मध्यम कद, मजबूत शरीर, सांवला रंग, घुंघराले बाल, चौड़ा सिर, उभरी हुई नाक। भाषा निकोबारी भाषा की विभिन्न बोलियां बोली जाती है। ऑस्ट्रेलियन एशिया भाषा, परिवार, सामाजिक जीवन, कुल प्रणाली पर आधारित समाज। प्रमुख काम ने कहा जाता है आर्थिक जीवन, नारियल की मुख्य फसल है इन्हें जिसे जीवन का वृक्ष कहा जाता है। मछली पकड़ना, सुअर पालना, बागवानी, कंद मूल्य एकत्रित करना तथा हस्तशिल्प बनाना इनका प्रमुख कार्य है। वे शिफ्ट कल्टीवेशन यानी झूम खेती करते हैं। भोजन नारियल, मछली, सुअर, मांस, कंद मूल, केला, पपीता, वन्य फल। वेशभूषा पुरुष कमर में कपड़े का टुकड़ा, लंगोटी, महिलाएं रंगीन कपड़े की लपेट। भारत की प्रमुख जनजातियां। भारत की जनजातियों का देश है। यहाँ कुल जनजातियों का लगभग 8.6% भाग अनुसूचित जनजातियों के। इनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, नृत्य, वेशभूषा व जीवन शैली बहुत भिन्न होती है। भारत में जनजातियों के प्रमुख क्षेत्र उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय इत्यादि। मध्य पूर्वी क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। दक्षिण क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। द्वीपीय क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में 700 से भी अधिक जनजातियां पाई जाती है। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। हिमालय की खासी जनजाति मातृ सभ्यता समाज का उदाहरण है। प्रमुख उपागम सामाजिक भूगोल मानव व समाज के स्थानिक प्रतिरूपरी क्रिया व इनके प्रावण तत्व के संबंधों के अध्ययन के उपागम। विभिन्न उपागम अपनाए गए। पारिस्थितिक उपागम मानव प्रावण को एक पारिस्थितिक संबंध में देखा जाता है। पारदेशिक उपागम में किसी स्थान तथा क्षेत्र एक भिन्नता को समझाता है। समयवाद उपागम मानव और प्रावण को एक दास नहीं बल्कि इसका उपयोग करने वाला सक्रिय प्राणी मानता है। मानव प्रावण संभावना प्रदान करता है। मानव अपनी बुद्धि से इसका प्रयोग करता है। नव निर्धारण प्रावण का प्रभाव तो स्वीकार करता है परंतु मानव की सीमित समानता को भी मानता देता है। प्रावण की शक्तियां सीमित है। मानव विनाशक रूप से परिवर्तन कर सकता है। मानवतावादी उपागम मानव के अनुभव, विचारों, भावनाओं व निर्णयों पर बल देता है। संरचनावादी उपागम समाज की संरचना, संस्था व इनके स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है। व्यवहारवादी उपागम मानव के व्यवहार, निर्माण प्रक्रिया, मेंटल मैप, मानसिक मानचित्र के स्थान के प्रति अवधारणा का अध्ययन करता है। क्रियात्मक उपागम समाज के विभिन्न अंगों के कार्य तथा इनके परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। यह देखता है कोई संस्था या सेवा समर्पित। एक्समिको विश्व की प्रमुख अंटार्कटिका जनजातियां। ये लोग मुख्यतः अंटार्कटिका हिम क्षेत्र में निवास करते हैं। इन्हें यूनिट कहा जाता है। निवास स्थान उत्तरी अमेरिका के अंटार्कटिका टुंड्राई क्षेत्र। जीवन यापन ये शिकार, मछली पकड़ना व सील का शिकार भी करते हैं। बर्फीली क्षेत्रों के अनुसार अपने जीवन को डाल या कुत्तों की सहायता से ये स्लेज पर यात्रा करते हैं। आवास स्थान सर्दियों में बर्फ की बनी इग्लू नामक गोलाकार घरों में रहते हैं। गर्मियों में ये जानवरों की खाल से बने टेंट में रहते हैं। भौतिक विशेषता मध्यम कद के होते हैं। शरीर गठीला तथा मांसल होता है। त्वचा पीली पूरी, बाल काले व सीधे, नाक चपटी व चेहरा गोल होता है। तिरछी व छोटी होती है। भोजन मांस, सील, वारस मछली की चबरी, जंगली फल, कंद मूल इत्यादि खाते हैं। वेशभूषा ये जानवरों की खाल से बने कपड़े पहनते हैं। जूते की खाल के बने होते हैं जो ठंड से इन्हें बचाते हैं। विशेष तथा एक्समिको लोग अत्यंत प्रतिकूल व ठंडे वातावरण में भी कुशलतापूर्वक अपना जीवन यापन करने के पिग्मी विश्व की सबसे छोटी कदकाठी वाली मानव प्रजाति मानी जाती है। मुख्यतः मध्य अफ्रीका के वर्षावन्य क्षेत्रों में निवास करते हैं। पिग्मी शब्द का अर्थ टिकना या बहुत छोटे कद वाला। प्रमुख विशेषता का 200 ऊंचाई, 4 से 4.8 फीट शरीर, नाटा पतला, मांसपेशियां कम से त्वचा का रंग गहरा काला, बाल घुंघराले व छोटे, सिर तुलनात्मक रूप से बड़ा, नाक चपटी व चौड़ी, होठ मोटे। जीवन यापन शिकार, मछली पकड़ना, फल फूल, कंद मूल एकत्रित करना। जीवन शैली ये खाना बदोश प्रकृति के होते हैं। समूह में रहते हैं। समूह को बैंड कहते हैं। पतलों लकड़ियों व घास की झोपड़ियों में बनाते हैं। सरल उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा, परंपरा, संस्कृति अलग अलग समुदायों के समूह से भिन्न होती है। आर्थिक भिन्नता, शिकार करना, मछली पकड़ना, जीवन यापन के लिए जंगली फल, शहद, कंद मूल एकत्रित करना, झूम जैसी कृत्रिम कार्य, आदमी कृषि करना। ये मुख्यतः कांगनू बासन के कंगे वर्षावनों में निवास करते हैं। मानव भिन्नता को समझने में मृदा संसाधन, चट्टानों के अपघटन व जैविक पदार्थों के मिश्रण से बनती पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ परत मृदा की उर्वरता इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा पर निर्भर करती है। भारत की प्रमुख मृदा का प्रकार जलोढ़ मृदा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, काली मृदा, दक्षिण को काली मिट्टी व पठार क्षेत्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, लाल मृदा, दक्कन का पठार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, रेटाइट मृदा, पश्चिम घाट, असम, मेघालय, उड़ीसा के कुछ भाग, मरुस्थलीय मृदा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। अंडमान जाति। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः 5 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें 5 तरह की जनजातियां पाई जाती हैं। अंडमान की जनजातियां निश्चर आराध्य जीवन शैली वाली मानी जाती है। ग्रेट अंडमानी जनजाति लगभग लुप्त प्राय है। सरकार द्वारा इन जनजातियों के संरक्षण व अधिकारों की रक्षा के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ग्रेट अंडमानी उत्तर तथा मध्य व दक्षिण अंडमान के तटीय क्षेत्र में इनकी मुख्य विशेषता कद मध्यम, त्वचा सांवली, बाल घुंघराले, अगबग लिप्त होने के कगार पर। जीवन शैली में शिकार, मछली पकड़ना, कंद मूल फूल एकत्रित करना, सरल उपकरणों का। तांबा एक महत्वपूर्ण धात्विक खनिज होता है। यह प्राइसल्फाइड खनिज के रूप में पाया जाता है। यह लाल भूरे रंग का होता है। इसमें आभा तथा भिन्नता पाई जाती है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का काफ़ी अच्छा संचालक होता है। तांबे का उपयोग तार बनाने के लिए, विद्युत उपकरण के लिए, बर्तन व घरेलू सामान में, मिश्र धातु बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए, मशीन व वाहनों की पूंजों के निर्माण के लिए, निर्माण उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विश्व में तांबा उत्पादक देश चिली, पेरू, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व भारत।
भारत में तांबे के प्रमुख क्षेत्र राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। विशेषता तन्य व्यत्रवर्ती होता है, ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक, जंग नहीं लगता, मिश्र धातु बनाने में उपयोगी, पुनः चक्रण योग्य। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में तांबे के भंडार सीमित है, इसकी मांग निरंतर बढ़ती रहती है, इनका पुनः चक्रण प्रयोग किया जा सकता है, पर्यावरण के अनुकूल खनिज है। तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसी टाइप के और वीडियो मैग्नीज एक महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है। इसका रसायन सूत्र Mn या इस्पात बनाने के लिए आवश्यक मिश्र धातु के रूप में उपयुक्त होता है। मैग्नीज स्टील को कठोर, मजबूत और जंग रोधी बनाता है। प्रमुख रसायन घटक मैग्नीज, ऑक्सीजन, सिलिका, लोहा तथा अन्य अशुद्धियां। मैग्नीज प्रतिशत 35 से 50%, ऑक्सीजन 20 से 40%, सिलिका 10 से 20%, लोहा 10 से 20%, अन्य अशुद्धियां थोड़ी मात्रा में। भौतिक गुण: रंग काला, भूरा तथा दूसरा चमक, धात्विक कठोरता 3.5 से 4 घनत्व 4.3 से 5। यह भंगुर होता है। यह ऑक्साइड रूप में पाया जाता है। भारत में प्रमुख मैग्नीज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इस्पात उद्योग मिश्र धातु के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में, रासायनिक उद्योग में उर्वरक, रंग, कीटनाशक इत्यादि बनाने के लिए उपयोगी है। विद्युत उपकरणों में उपयोगी, ग्लास व समीक्षा उद्योग में उपयोगी। विश्व में प्रमुख उत्पादक राज्य: दक्षिण अफ्रीका लगभग 30%, ऑस्ट्रेलिया लगभग 13%, ब्राजील लगभग 10%, चीन लगभग 10%, भारत लगभग 3 से 4%। भारत विश्व में मैग्नीज उत्पादन में 7वें स्थान पर है। भारत में मैग्नीज निर्माण की विशेषता: भारत में मैग्नीज के भंडार प्राय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। यहाँ के भंडार मुख्य टैनियम श्रेणी के हैं। कई स्थानों में यहाँ लोह के लिए पाया जाता है। भारत में मैग्नीज का उत्पादन से कम है, तथा कुछ मात्रा में आयात भी करना पड़ती है। महत्वपूर्ण तथ्य: मैग्नीज का उपयोग बिना स्टील उद्योग। हमारा टॉपिक है कोयला व पेट्रोलियम। कोयला एक अवसादी चट्टान है। ये कार्बन युक्त पदार्थों के अपूर्ण विघटन से करोड़ों वर्ष पहले बना। प्रकार: पीट, लिग्नाइट, बिटमस, एंथ्राइज। कई प्रकार की श्रेणी है। भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र: झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। कोयले के गुण: काला या भूरे रंग का होता है, कठोर, पारदर्शी व हल्का होता है, जलाने पर अधिक ऊष्मा देता है। यह एक प्रकार का पुनर्नवीकरणीय संसाधन है। भारत में कोयला राज्य उत्पादन करने वाले राज्यों के प्रमुख योगदान: झारखंड द्वारा 33% योगदान है, छत्तीसगढ़ द्वारा 17%, उड़ीसा द्वारा 16%, पश्चिम बंगाल द्वारा 13%, मध्य प्रदेश द्वारा 10%, तेलंगाना द्वारा 8%, अन्य राज्य 3%। भारत में कोयले के भंडार प्रचुर मात्रा में है। झारखंड को भारत का रत्न कहा जाता है। भारत में कोयला मुख्यतः गोंडवाना श्रृंखला से संबंधित है। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक खनिज ईंधन है। यह समुद्री जीव जंतु के अवकरणों के करोड़ों वर्ष पहले अवसादी चट्टानों की परतों के नीचे बना। इसे काला सोना भी कहा जाता है। भारत में पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र: असम, गुजरात, मुंबई, हावे, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, राजस्थान। पेट्रोलियम के कुछ प्रमुख घटक: एलपीजी, पेट्रोलियम डीजल, कोरोसिव गुड्स, उपयोग, परिवहन, बिजली उत्पादन, उर्वरक व रासायनिक उद्योग, प्लास्टिक वस्तुएं बनाने के लिए। भारत में पेट्रोलियम के भंडार कच्चे तेल के सिद्ध भंडार 600 मिलियन टन लगभग, मुख्यतः असम व गुजरात में। भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है। महत्वपूर्ण तथ्य: असम 1989 में भारत का पहला चट्टानें जमा हुई 33 सागर अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जो उस समय के जीवन और पर्यावरण की जानकारी देते हैं। इसकी अवसादी चट्टानें आज तक पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उत्पत्ति व विनाश: निर्माण: पैलेजोइक काल में गोंडवाना और यूरेशिया के बीच एक गहरा अवसाद बना, जिसमें समुद्र का जल भर गया और तैतीस सागर का निर्माण हुआ। अस्तित्व: मेसोजोइक काल में यह सागर विस्तृत रहा, इसके किनारे कई अवसादी चट्टानें जमा हुई। समाप्ति: भू आंदोलन के कारण गोंडवाना लैंड और यूरेशिया आपस में टकराए, जिससे तैतीस सागर सिकुड़ गया और अंत में विलुप्त हो गया। 33 सागर की अवसादी चट्टानें और पर्वत: 33 सागर की अवसादी चट्टानें गोंडवाना और यूरेशिया के टकराने के मोड़ के ऊंचे पर्वतों के रूप में परावर्तित हो गई। उदाहरणतः हिमालय पर्वत भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत; आल्प्स पर्वत यूरोप, जाग्रस पर्वत ईरान, एटलस पर्वत उत्तरी अमेरिका, अग्रमोइन पर्वत इटली। जीवाश्म: 33 सागर की अवसादी चट्टानों में निम्नलिखित प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं: समुद्री जीव, एनामोइड्स, ब्रैकफिश, मूंगों, शंख तथा घोंगे। निष्कर्ष: 33 सागर ने पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास, पर्वत निर्माण, अवसादी चट्टानों के निर्माण, जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज इसका अस्तित्व भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन इसके निशान, पृथ्वी की चट्टानें और पर्वतें आज भी संरक्षित हैं। 33 सागर था प्राचीन काल में गोंडवाना और यूरेशिया के बीच विशाल ताल में। भारत के दर्रे: पर्वतों के बीच स्थित वह नीचा भाग या मार्ग जिससे होकर लोग व्यापार, सेना या यातायात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बोजिल दर्रा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को काराकोरम से जोड़ता है। जोजिला दर्रा कश्मीर से को लद्दाख से। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को जम्मू से। पीर पंचाल दर्रा कश्मीर घाटी को पीर पंचाल श्रृंखला के पार से। केरलन दर्रा कुपवाड़ा को गितकल पाकिस्तान से। ब्रुजिल दर्रा हुनुजा गलितय के चीन शिंगाजिया से। काराकोरम दर्रा लद्दाख को शिंजागिया चीन से। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से। चिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। मंत्राला दर्रा चिपकिला के पास तिब्बत को जोड़ता है। दर्रों के नाम:
नथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। मान दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को कोलाल समिति से, बारालाचाला दर्रा लाहौल स्पीति को जास्कर लद्दाख से, छिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से, लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से। दर्रों के नाम: डीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, बुमला दर्रा तवांग अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, ल्यूतला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। दर्रों का महत्व: ये व्यापारिक, पर्यटन, सेना और रणनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई दर्रे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित होते हैं। ये क्षेत्रों के बीच आगमन को सुगम बनाते हैं। प्राचीन काल से भी ये रेशम मार्ग के हिस्से थे। याद रखने की ट्रिक: जो बोले वो बनिहाल से आकर आता है। लीपू लेक मानवता का, नथुला सिक्किम का नाता है। नोट: भारत के अधिकांश दर्रे हम उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। सामयिक दृष्टि से नथुला, जोजिला, लीपू लेक, काराकोरम दर्रे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत के सबसे अधिक दर्रे जम्मू कश्मीर और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जोजिला दर्रा कश्मीर को लद्दाख से, रोहतांग दर्रा कुल्लू को लाहौल स्पीति से, नथुला दर्रा सिक्किम के तिब्बत से, लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से, काराकोरम लद्दाख को शियाजियांग चीन से। नदी परियोजना: नदी परियोजना किसी नदी के जल को निरंतर उपयोग में लाने के लिए बनाए गए बांध, बैराज, नहर, जलाशय इत्यादि को नदी परियोजना कहते हैं। भारत की प्रमुख नदी परियोजना: भांगड़ा नांगला परियोजना, सतलज पंजाब हरियाणा हिमालय, हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर झारखंड पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक आंध्र प्रदेश, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा मध्य प्रदेश, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा गुजरात, कोयना परियोजना कोयना महाराष्ट्र, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, गांधी सागर परियोजना चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश, जवाहर सागर परियोजना चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश, बाण सागर परियोजना सोन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, तेहरी परियोजना भागीरथी उत्तराखंड, उकाई परियोजना तापी गुजरात। भांगड़ा नागल परियोजना नदी सतलज राज्य पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश। मुख्य विशेषता: सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण। हीराकुंड परियोजना महानदी से संबंधित राज्य उड़ीसा। मुख्य उद्देश्य: बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी राज्य झारखंड पश्चिम बंगाल। उद्देश्य: बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन, सिंचाई। नागार्जुन सागर कृष्णा आंध्र प्रदेश तेलंगाना। मुख्य उद्देश्य व विशेषता: सिंचाई, बिजली उत्पादन। इंदिरा सागर नर्मदा नदी परियोजना राज्य मध्य प्रदेश, सिंचाई, बिजली उत्पादन। सरदार सरोवर नर्मदा नदी परियोजना राज्य गुजरात, सिंचाई, पेयजल, बिजली उत्पादन। तेहरी भागीरथी नदी राज्य उत्तराखंड, बिजली उत्पादन, पेयजल, बाढ़ नियंत्रण। कोयना नदी कोयना राज्य महाराष्ट्र। मुख्य उद्देश्य: बिजली उत्पादन। लाभ: सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल की आपूर्ति, मृदा संरक्षण व जल संरक्षण, रोजगार के अवसर बढ़ाना। चुनौतियां व हानि: बड़े क्षेत्र में डूब क्षेत्र बनता है, विस्थापन की समस्या, वन्य जीवन को नुकसान, मिट्टी की उर्वरता पर प्रभाव, उच्च लागत, पर्यावरणीय संतुलन। याद रखने की ट्रिक: भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद हुई। इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश में जल संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए नदी परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वीप समूह: अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। भारत के समुद्री द्वीप समूह 2 हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये दोनों समूह समुद्र दृष्टि से भारत के लिए सामूहिक, आर्थिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थान: बंगाल की खाड़ी में स्थित। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। केंद्र शासित प्रदेश: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कुल द्वीप 836, जिसमें 36 द्वीपों पर लोग रहते हैं। भूगोलिक विस्तार: 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच 2 भाग। अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप। अंडमान द्वीप कुल द्वीप लगभग 204। प्रमुख द्वीप: उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान। वार्ता, हैवलॉक, स्वराज द्वीप। मुख्य आकर्षण केंद्र: सूर्य राजधानी, बीच, माउंट हेरियर राष्ट्रीय उद्यान,
निकोबार द्वीप कुल द्वीप लगभग 632 प्रमुख द्वीप कार निकोबार, नाकोबारी, कैमलन, केवट, ग्रेट निकोबार, मुख्य आकर्षण इंदिरा पॉइंट, गाथलिया बीच, नारकोंडे ज्वालामुखी। लक्षद्वीप स्थान अरब सागर में स्थित, राजधानी कारवरती, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, कुल द्वीप 36 जिसमें 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। भौगोलिक विस्तार 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। प्रमुख विशेषता यह एक प्रवाल द्वीपीय समूह है। विशेषतः यह द्वीप प्रवाल भित्तियों से बने हैं। यहाँ की भाषा मलयालम है। मुख्य यहाँ के प्रमुख उद्योग नारियल, मछली पालन। यहाँ की प्रमुख बंदरगाह कावरवती। स्थान अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। प्रशासन अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। कुल द्वीप 836, लक्षद्वीप कुल द्वीप 36, 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। अंडमान निकोबार में कुल 36 द्वीपों पर लोग रहते हैं। द्वीपों का प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी व टेक्टोनिक गतिविधियों पर आधारित, लक्षद्वीप समूह प्रवाल भित्तियों पर आधारित। समुद्र बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह अरब सागर। सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप समूह में कावरवती। यह द्वीप समूह भारत की सुरक्षा, मत्स्य पालन, पर्यटन व जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उद्यान भारत के संरक्षित क्षेत्र हैं जहां वन्य जीव, वनस्पति व प्राकृतिक प्राणियों की रक्षा के लिए मानव गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता है। इनकी स्थापना वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण, प्राकृतिक आवास की रक्षा, जैव विविधता को सुरक्षित करना, प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, अनुसंधान व शिक्षा को बढ़ावा देना। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नाम हैली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, राज्य उत्तराखंड, स्थापना 1936, नामकरण प्रसिद्ध शिकारी वन्य जीव संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर। महत्वपूर्ण तथ्य भारत में कुल 100 राष्ट्रीय उद्यान 2024 तक। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेम्स नेशनल पार्क लद्दाख, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान वंजीगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त कुछ राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी, कांजीरंगा आदि। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, सिमिपाल ओडिशा, क्विलिट राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, डिजिगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, नामादापा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, मुकराची राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बेटाला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, महावीर वनस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य में अंतर। राष्ट्रीय उद्यान या मानव गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंध होती हैं। इसमें पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है। शिकार, लकड़ी, चारगाह इत्यादि पूरी तरह वर्जित होते हैं। उदाहरणतः जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य यह नियंत्रण मानव गतिविधियों की अनुमति होती है। इसमें आंशिक संरक्षण प्राप्त होता है। कुछ गतिविधियां जैसे चराई, ईंधन संग्रह इत्यादि की अनुमति होती है। उदाहरण के लिए कच्छ कारण अभ्यारण्य। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह या समुद्र तल के नीचे पृथ्वी के अंदर स्थित मैग्मा, गैसों या राख इत्यादि किसी मुख या द्वार से निकलने वाला जिसके शंकु के आकार या गुंबद के आकार की संरचना होती है। ज्वालामुखी के कुछ भाग ज्वालामुखी राख और गैसें, मुख्य कैटर, लावा प्रवाह, पार्श्व छिद्र, मुख्य छिद्र, मैग्मा कश। ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकार, विभिन्न आकृति संरचना उदार की प्रकृति के आधार पर। शीर्ष ज्वालामुखी आकार में बहुत विशाल, ढाल बहुत कम होती है, लावा पतला और द्रव होता है, उदार शांतिपूर्वक और बार बार होता है, चपटे ढालदार होते हैं। मोनोलावा हवाई द्वीप, कोलावा हवाई द्वीप। शीर्ष ज्वालामुखी का उदाहरण कंपोजिट व स्ट्रोबोलो ज्वालामुखी आकार में ऊंचे और शंकु के आकार के होते हैं। लावा गाढ़ा होता है, उदार प्राय विस्फोटक होते हैं। लावा, राख, गैसें ज्वालामुखी के टुकड़े परतों से बनते हैं जैसे माउंट फूजी जापान, एटना इटली, स्लेंडर कोन
ज्वालामुखी आकार में छोटे शंकु के आकार के लावा गैसों के साथ निकलता और टुकड़े सिलेंडर के रूप में चारों ओर गिरता उदार आल्पकिक होता है। सिलेंडर सकोरिया छिद्र युक्त टुकड़ों से बने होते हैं। उदाहरणतः पारीकुटीन मैक्सिको, सेंट हेलेक्टर यूएसए। लावा डोमेन ज्वालामुखी लावा बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है। लावा धीरे धीरे मुख से निकलकर पास ही जमा होकर गुंबद बना लेता है। उदार कम विस्फोटक परंतु खतरनाक हो जाता है। माउंट सेंट हेलेस यूएसए। माउंट पहले कैरिबियन इसके प्रमुख उदाहरण। ज्वालामुखी उदार लाभदायक है। उपजाऊ मिट्टी बनती है, खनिजों की प्राप्ति होती है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। कुछ प्रमुख ज्वालामुखी के नाम: ओरा डेरा सोलवे सक्रिय ज्वालामुखी अर्जेंटीना, चिली। कोटोपैक्सी सक्रिय इक्वाडोर। मोनो लावा सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप पर पाया जाता है। माउंट कैमरिन सक्रिय ज्वालामुखी, कैमरून अफ्रीका। माउंट हेला सक्रिय ज्वालामुखी, इटली। माउंट वेसुवियस सक्रिय ज्वालामुखी, इटली, भूमध्य सागर। माउंट हकेला सक्रिय ज्वालामुखी, आइसलैंड। माउंट लोकी सक्रिय ज्वालामुखी, आइसलैंड। किलिमंजारो प्रमुख हवाई द्वीप की भूमध्य सागरीय की खाड़ी, इटली। स्ट्रोबेलो सक्रिय ज्वालामुखी, लाप्री द्वीप समूह, भूमध्य सागर। क्राटोवा प्रमुख ज्वालामुखी, इंडोनेशिया। पिको इंडिमा सक्रिय ज्वालामुखी, इक्वेडर। यारुस ज्वालामुखी प्रमुख, वानुतुना। माउंट तारा ज्वालामुखी, फिलिप्सन। माउंट कोला सक्रिय ज्वालामुखी, आइसलैंड। देवंतर ज्वालामुखी, ईरान। फोनोतुफा ज्वालामुखी, ईरान। माउंट फूजी ज्वालामुखी शान ज्वालामुखी है, जापान में पाया जाता है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया। माउंट मेरेबिन सक्रिय ज्वालामुखी, तंजानिया। सेंट हेलेना सक्रिय ज्वालामुखी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सक्रिय हाल समय या वर्तमान में क्रियाशील रहते हैं। शान ज्वालामुखी वर्तमान में निष्क्रिय लेकिन भविष्य में भी कभी फट सकते हैं। इसी प्रकार के एक ज्वालामुखी का उदाहरण है इटली का ज्वालामुखी। इटली का ज्वालामुखी काफ़ी समय तक उसमें किसी प्रकार का कोई विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन उसमें बाद में अचानक विस्फोट होने की संभावना हो सकती है। प्रमुख ज्वालामुखी, बहुत बड़ा विस्फोट तथा प्रसिद्ध ज्वालामुखी। इटली का एटाना ज्वालामुखी, लगातार विस्फोट होता रहता है। इसे वहाँ के ज्वालामुखी को प्रकाश्य का स्तंभ भी कहा जाता है। ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी के भीतर का पिघला भाग पदार्थ मैग्मा जब धरातल की सतह पर निकलता है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के कुछ भाग हैं। ज्वालामुखी लावा के प्रकार: बेसाइट लावामुखी, पतला, कम चिपा, एडोशिक, मध्यम चिपचिपा, रोकोलाइट, गाढ़ा तथा अधिक चिपका। ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर के चारों ओर। इन्हें रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। प्लेट वृत्तकानी की सीमा पर हॉटस्पॉट क्षेत्रों जैसे हवाई द्वीप। ज्वालामुखी के लाभ: उपजाऊ मिट्टी, खनिजों के भंडार, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत, पर्यटन को महत्व। हानि: जनधन की हानि, राख और गैसों से प्रदूषण, जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव, फसलें और संपत्ति नष्ट। भारत के मृदा के प्रकार: मृदा पृथ्वी की सतह का ऊपरी भाग है जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है जिनका वितरण जलवायु, चट्टान, वनस्पति, स्थलाकृति और समय पर निर्भर करता है। भारत की प्रमुख मृदा: जलोढ़ मृदा। यह मृदा नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बनती है। यह काफ़ी उपजाऊ होती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, तटीय मैदान, डेल्टा क्षेत्र। भारत में 7 प्रमुख प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मृदा: यह मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा कपास उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इनमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। दक्कन का पठार: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में यह पाई जाती है। लाल मृदा यह मृदा लाल व पीले रंग की होती है। इसमें लोह ऑक्साइड की मात्रा जो होती है काफ़ी अधिक होती है। क्षेत्र: तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र का कुछ भाग। लेटराइट मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मृदा अधिक वर्षा व गर्म आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें पोषक तत्व कम होते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ भाग में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा: यह मृदा शुष्क व रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें हुमस की मात्रा बहुत अधिक होती है।
पर्वतीय मृदा, यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। पीट व दलदली मृदा, यह मृदा जल भराव वाले दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें जैविक पदार्थ अधिक होते हैं। मृदा संरक्षण के उपाय: वनों की कटाई को रोकना, ढलानों पर सीढ़ीदार खेती करना, फसल चक्र अपनाना, जैविक खाद का प्रयोग करना, अधिक सिंचाई से बचना। जनसंख्या संसाधन है प्रदेश। भारत की जनसंख्या संसाधनों की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति व आर्थिक स्थिति के आधार पर भारत को 6 जनसंख्या प्रदेशों में विभाजित किया गया है। विभाजन का आधार: जनसंख्या घनत्व, प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक विकास का स्तर, तकनीकी विकास, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक कारक। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है। यह क्षेत्र प्राकृतिक दुर्गम व विरल जनसंख्या वाला है। यहाँ वनों, जल विद्युत, पर्यटन व खनिजों की प्रचुरता है। यह क्षेत्र सामयिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तरी मैदानी प्रदेश, इसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग शामिल है। यहाँ भारत की सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मृदा, सिंचाई की सुविधा तथा हरित क्रांति के कारण कृषि का उच्च विकास हुआ है। उद्योग, परिवहन व व्यापार की भी अधिकता है। राज्य: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें राजस्थान का पश्चिमी शुष्क भाग शामिल है। यह क्षेत्र कम वर्षा, मरुस्थलीय जलवायु व विरल जनसंख्या वाला है। यहाँ खनिज जैसे फास्फेट, पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सिंचाई के लिए नहरों, इंदिरा गांधी नहर का महत्व है। मध्य प्रदेश, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग शामिल है। यह क्षेत्र खनिज संपदा, लौह एसक, बॉक्साइट से भरपूर है। कृषि, वानिकी यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ हैं। यह क्षेत्र जनजाति बहुल है व अपेक्षाकृत कम विकसित है। दक्षिणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल शामिल हैं। यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार पर स्थित है। यहाँ काली मिट्टी, कपास के लिए लौह एसक, मैग्नीज, बॉक्साइट इत्यादि खनिज प्रचुर मात्रा में हैं। उद्योग, बंदरगाह, सूचना प्रौद्योगिकी व पर्यटन का विकास है। राज्य: महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल। पूर्वोत्तर क्षेत्र, इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा व सिक्किम शामिल है। यह क्षेत्र पहाड़ी, घने वनों व उच्च वर्षा वाला है। यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, परंतु जल विद्युत, वानिकी, चाय, रबड़ इत्यादि संसाधन प्रचुर मात्रा में है। यह क्षेत्र सामयिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। महत्व: क्षेत्रीय नियोजन में सहायक, संसाधनों को समुचित उपयोग में सहायक, क्षेत्रीय असमानता को समझने में सहायक, संतुलित व सतत विकास के लिए काफ़ी उपयोगी है। याद करने के ट्रिक: उत्तर पर्वत, उत्तर मैदान, पश्चिम मरुस्थल, मध्य खनन, दक्षिणी प्रायद्वीप, पूर्वोत्तर वन। डी कैस्ट्रो का जनसंख्या सिद्धांत। डी कैस्ट्रो एक प्रसिद्ध जनसंख्यावादी विशेषज्ञ हैं जिन्होंने सन 1935 में अपनी पुस्तक एसे ऑफ द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉपुलेशन में जनसंख्या सिद्धांत प्रस्तुत किया। जनसंख्या सिद्धांत की इन्होंने कुछ प्रमुख मान्यताएं बताई। जनसंख्या वृद्धि की 3 अवस्थाएं हैं। जनसंख्या वृद्धि असाकृति के रूप में होती है। प्रत्येक समाज सीमित संसाधनों के आधार पर जनसंख्या का निर्वहन कर सकता है। नैतिक संयम व जन्म नियंत्रण द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि की 3 अवस्था। प्रारंभिक अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं। जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत धीमी होती है। संक्रमण अवस्था, मृत्यु दर में तीव्र कमी आती है जबकि जन्म दर उच्च रहती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। परिपक्व अवस्था, जन्म दर में कमी आ जाती है और मृत्यु दर के निकट हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि धीमी होकर स्थिरता की ओर बढ़ती है। कैस्ट्रो के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता: यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि को 3 अवस्थाओं में विभाजित करता है। यह सिद्धांत असाकृति वक्र पर आधारित है। इसमें नैतिक संयम को जनसंख्या नियंत्रण का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। प्रत्येक समाज की वहन क्षमता निश्चित होती है। यह सिद्धांत जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन पर बल देता है। सिद्धांत के गुण: यह सिद्धांत सरल व तार्किक है। यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि की वास्तविक प्रवृत्ति को समझने में सहायक है। यह संसाधनों की सीमितता पर ध्यान दिलाता है। नैतिक संयम पर बल देकर यह स्थायी समाधान प्रस्तुत करता है। सिद्धांत की सीमा: यह सिद्धांत आदर्शवादी है। व्यापार में लागू करना कठिन है
है। यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारकों की उपेक्षा करता है। सभी देशों में परिस्थितियां सामान्य नहीं होती। नैतिक संयम को व्यवहार में अपनाना आसान नहीं होता। डी कैस्ट्रो का जनसंख्या सिद्धांत वृद्धि की व्याख्या करने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो 3 अवस्था तथा ऐसाकृति वक्र पर आधारित है। यह सिद्धांत नैतिक संयम व संसाधनों के संतुलन उपयोग पर बल देता है तथा जनसंख्या में आज भी प्रासंगिक है। माथलस का जनसंख्या सिद्धांत। माथलस टी.आर. माथलस प्रमुख पुस्तक एस्सी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन। मुख्य विचार, यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया गया तो खाद्य संसाधनों से अधिक हो जाएगी जिससे भुखमरी, गरीबी तथा सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मूल सिद्धांत, यदि जनसंख्या को रोका नहीं गया तो जनसंख्या जाति में गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ेगी जबकि खाद्यान्न उत्पादन अंकगणितीय समांतर श्रेणी में बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप एक ही समय पर जनसंख्या खाद्य से अधिक हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के उपाय, नैतिक संयम, विवाह में देरी, ब्रह्मचर्य का पालन, परिवार नियोजन, जन्म नियंत्रण के साधन, भुखमरी, युद्ध, रोग, बीमारियां, प्राकृतिक आपदा, उच्च मृत्यु दर। माथलस के सिद्धांत की आलोचना, इसमें तकनीकी प्रगति की अपेक्षा की गई। खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि को कम आंकने का प्रयास किया गया। सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होती। जनसंख्या वृद्धि हमेशा ज्योतिमय नहीं होती। मानव की सृजनशीलता की अनदेखा की गई है। जीवन स्तर को घटाने पर अधिक जोर दिया गया। यह सिद्धांत बहुत ही निराशावादी है। अव्यावहारिक माने लाए गए सिद्धांत का महत्व, जनसंख्या अध्ययन की नींव रखी, जनसंख्या नियंत्रण के विचार को जन्म दिया, आर्थिक व सामाजिक नियोजन में सहायक, जनसंख्या व संसाधनों के संतुलन पर बल दिया। यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसे 1992 में रियो अर्थ सम्मेलन अर्थ समिट में बनाया गया। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई। फ्रेमवर्क यह 21 मार्च 1994 से लागू हुआ। इसका सचिवालय बोन, जर्मनी में स्थित है। वायुमंडल में ग्रीन गैसों की सांद्रता के खतरनाक स्तर को बढ़ने से रोकना, देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, अनुसंधान, प्रकृति, वित्त और क्षमता निर्माण में सहयोग करना। मुख्य सिद्धांत, सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायी व सतत विकास का अधिकार, विकसित देशों का नेतृत्व करना। क्योटो प्रोटोकॉल यह UNFCCC के तहत 1997 में जापान के क्योटो शहर ने अपनाया। यह पहला कानून रूप से बाध्यकारी समझौता था। यह 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ। विकसित देशों के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य को निर्धारित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। केवल विकसित देशों के लिए लक्ष्य निर्धारित। अवधि 2008 से 2012। लक्ष्य वर्ष 1990 से के स्तर की तुलना में औसतन 5.2% उत्सर्जन में कमी। पेरिस समझौता यह 2015 में पेरिस में अपनाया गया। यह 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ। इसमें लगभग सभी देश शामिल हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना। इस सदी के उत्तरार्ध में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को शून्य के करीब लाना। मुख्य विशेषता, सभी देशों को समान रूप से लागू, हर देश में अपने राष्ट्रीय स्तर पर योगदान करना, हर 5 वर्ष के लक्ष्यों की समीक्षा, उल्लंघन होना, अनुकूल वित्तीय प्रौद्योगिकी विकास और क्षमता निर्माण पर जोर देना, ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क स्थापित करना। कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, विस्तार और गुणवत्ता बनाने के लिए चलाए गए प्रमुख कार्यक्रमों का समूह है। परिचय, भारत में शिक्षा के सार्वभौमिक समानता, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा मिशन शुरू किए गए। इन मिशनों का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये मिशन विशेष रूप से 2000 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित 1992 के तहत शुरू किए गए। सर्व शिक्षा अभियान
शुरू वर्ष 2001 लक्ष्य समूह 6 से 14 वर्ष के बच्चे। उद्देश्य सभी बच्चों को शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, नामांकन उपस्थित परीक्षा परिणाम में सुधार करना, शिक्षा की गुणवत्ता और सामान्य अवसर सुनिश्चित करना, स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू वर्ष 2009 लक्ष्य समूह 9 से 12 तक के विद्यार्थी। उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में संगत नामांकन अनुपात प्रभावित करना, विद्यालयों में सुविधा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय इत्यादि का विकास करना, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा अभियान शुरू वर्ष 2017 उद्देश्य डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा पर उपलब्ध करना, ई सामग्री, डिजिटल पाठ्यक्रम और आभासी कक्षाओं को बढ़ावा देना। शिक्षा शिक्षक का राष्ट्रीय मिशन शुरू वर्ष 2009 उद्देश्य शिक्षक शिक्षा संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षकों को परीक्षण के मानक निर्धारित करना, एकीकृत व समन्वित शिक्षा प्रणाली को विकसित करना। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान शुरू वर्ष 2013 उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार करना, अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देना, स्वायत्तता, जवाबदेही, पारदर्शिता को बढ़ावा देना। नई शिक्षा नीति 2020 लागू वर्ष मुख्य उद्देश्य समग्र लचीला बहुआयामी शिक्षा प्रणाली विकसित करना, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा देना, मातृभाषा स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा, कौशल आधारित व्यावसायिक और व्यापारिक शिक्षा पर जोर देना। पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों के बीच मात्रा या संख्या या ऊर्जा के संबंध को पिरामिड के रूप में दर्शाता है। मुख्य बातें, यह सदैव सीधा पिरामिड होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर केवल 10% ही स्थानांतर होता है। 10% का नियम महत्वपूर्ण। पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार। संख्या पिरामिड, यह पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। यह सामान्यतः सीधा होता है। घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। नोट, कुछ परिस्थितियों में यह उल्टा भी हो सकता है, जैसे एक वृक्ष पर कीटों की संख्या अधिक हो, पेड़ों की संख्या कम। जैव द्रव्यमान पिरामिड, बायोमास पिरामिड, यह प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की कुल शुल्क द्रव्यमान को दर्शाता है। यह सदैव सीधा सामान्यतः सीधा होता है। पानी का तालाब, घास का मैदान, जलपोध में भी यह उल्टा हो सकता है, क्योंकि फर्टकन व जीवित द्रव्यमान कम हो या संख्या अधिक हो। ऊर्जा पिरामिड, प्रत्येक पोषण स्तर में उपलब्ध ऊर्जा की प्रति इकाई क्षेत्र समय को दर्शाता है। यह सदैव सीधा होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पिरामिड इसे माना जाता है। हर स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है और केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर पहुंचती है। कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म से देखते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह विश्व का सबसे पुराना पर्यावरणीय संगठन है। यह सरकारों, वैज्ञानिकों इत्यादि को एक मंच में लाकर प्रकृति को संरक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1961 में हुई। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। यह प्राकृतिक संरक्षण और जैव विविधता को बचाने के लिए कार्य करता है। इसका प्रसिद्ध प्रतीक पांडा है। सिटीज कन्वर्सेशन ऑफ नेटवर्क स्टेट इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ फाइट फंगस एंड प्लर, इसकी भी स्थापना 1973 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य वन्य जीवों व पादपों की लुप्त हुई प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। इस संधि पर अब तक 183 देशों से अधिक हस्ताक्षर कर चुके हैं। उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना, लुप्त प्रजातियों का आवासों का अध्ययन करना, संरक्षण नीतियों के लिए सलाह लेना, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, सतह व कानून व्यापार सुनिश्चित करना। इंटरनेट क्या है? विशाल नेटवर्क। इंटरनेट आजकल हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। उपयोग, जानकारी, ईमेल, ऑनलाइन शिक्षा, मनोरंजन, सोशल नेटवर्किंग। प्रमुख घटक www, ब्राउज़र, वेबसाइट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट के माध्यम से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजना ईमेल कहा जाता है। इसकी विशेषता, यह कम खर्चीला है, यह सुरक्षित और काफ़ी आसान है।
डाटा इंटरप्रिटेशन, सांख्यिक आंकड़ों का विश्लेषण, टेबल के रूप में बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ। चतुष्कल्प परिकल्पना, यह परिकल्पना ऑथर थॉमस द्वारा प्रस्तुत की गई। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का ठोस बाह्य भाग अत्यंत प्राचीन काल में 4 विशाल खंडों में विभाजित था। ये चारों खंड वर्तमान महाद्वीपों के महासागरों के निर्माण के कारण बने। यह एक ऐसा ज्योतिर्मय पिंड है जिसके 4 चतुर्भुज तय ही होते हैं। ऑथर थॉमस ने पृथ्वी के प्रारंभिक आकृति को ऐसे चतुष्फलक के रूप में माना। परिकल्पना के मुख्य बिंदु, प्राचीन पृथ्वी की आकृति चतुष्फलक के समान थी। इसके चारों कोणों पर 4 महाद्वीप स्थित हैं। इन महाद्वीपों के बीच गहरे गर्त थे जहां महासागरों का निर्माण हुआ। भू आंतरिक शक्तियों के तापीय संकुचन के कारण चतुष्फलक ये 4 खंड अलग अलग दिशाओं में सरक गए। इसी प्रक्रिया से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ और आज की महाद्वीपीय महासागर संरचना का निर्माण हुआ। चतुष्फलक के 4 खंड, अफ्रीका खंड, दक्षिण अमेरिका खंड, प्रशांत खंड, यूरेशिया व उत्तरी अमेरिका खंड। परिकल्पना की सीमा, यह परिकल्पना मात्र एक ज्योतिर्मय कल्पना है। इसके पीछे कोई ठोस यांत्रिक कारण नहीं है। महासागरों के बनने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं कर पाए। बाद में हैरी हेस ने सागर तल अपसरण सिद्धांत तथा प्लेट विवर्तकानी सिद्धांत इससे अधिक वैज्ञानिक रूप में समझाए गए। महत्व, इस परिकल्पना ने महाद्वीपीय विस्थापन के विचारों को मजबूत किया। बाद में यह परिकल्पना प्लेट विवर्तकानी सिद्धांत की पर्वतीय पीठ सिद्ध हुई। आधुनिक भूविज्ञान में महाद्वीपों की गतिशीलता को समझने के आधार बनी। चतुष्फलक परिकल्पना ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी का बाहरी भाग 4 प्रमुख खंडों में विभाजित था जिसके विस्थापन से वर्तमान महाद्वीप व महासागर बने। आर्कियन, पैलेजोइक, मेसोजोइक, नियोजोइक एरिया। आर्कियन काल, यह पृथ्वी का सबसे प्राचीन काल है। इस समय पृथ्वी बहुत गर्म थी, बार बार ज्वालामुखी व भूकंप आते थे। जीवन के कोई परिणाम नहीं मिले। वायुमंडलीय वाष्प का अधिकांश भाग जल में बदल गया और वह महासागरों का निर्माण हुआ। पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर कठोर हुई और प्राचीनतम अग्न्याय चट्टानें ग्रेनाइट नीस का निर्माण हुआ। भारत में आर्कियन चट्टानें, धरावण क्रम की चट्टानें, चेक्रलाइट, कोलाइट इत्यादि का विकास हुआ। मुख्य विशेषता, जीवन के कोई परिणाम नहीं, बहुत अत्यधिक ज्वालामुखी क्रियाएं, अग्न्याय चट्टानों का निर्माण, महासागरों की उत्पत्ति, महाद्वीपीय खंडों का निर्माण। पुराजीवी काल, पैनोजोइक एरिया, इसे प्राचीन जीव युग कहा जाता है। लगभग 600 से 250 मिलियन वर्ष पूर्व इसे प्राचीन जीवन युग कहा गया। इस काल में जीवन का विकास मुख्यतः जल में हुआ। स्थल पर जीवन का प्रारंभ हुआ। कई बार हिमयुग आए। कोयला बनने वाले बड़े बड़े वन विकसित हुए। पर्वत निर्माण की प्रमुख घटनाएं कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सेलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनोफोरस, प्रीमियन। मध्यजीवी काल, इसमें रेंगने वाले जीवों का युग कहा जाता है। इस काल में विशालकाय डायनासोर धरती पर छाए रहे। पहली बार पक्षी तथा स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। बेल्जियम महाद्वीप का खंडन हुआ। जलवायु गर्म शुष्क थी। समुद्रों का विस्तार हुआ। टेरासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। टेरासिक काल 250 से 200 वर्ष मिलियन पूर्व। मुख्य विशेषता, डायनासोर का प्रारंभ, स्तनधारियों का उद्भव। जुरासिक 200 से 145 मिलियन वर्ष, डायनासोर का उत्तर, पक्षियों का विकास। क्रेटेशियस, फूलदार पौधों का विकास। डायनासोर का अंत। नवजीवीय महाकल्प, इसे नवजीवीय युग का काल कहा जाता है। स्तनधारी जीवों का विकास, मनुष्य का विकास इसी युग में हुआ। हिमयुग आए, जलवायु में परिवर्तन हुआ। यही वर्तमान काल जिसमें मानव सभ्यता का विकास हुआ। सागरीय ऊर्जा संसाधन, सागरीय जल व समुद्र। बुशमैन अफ्रीका महाद्वीप के मूल निवासी मुख्यतः कालाहारी मरुस्थलीय अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में निवास करते हैं जिन्हें सान नाम से जाना जाता है। बुशमैन नाम डच भाषा के शब्द बुशमैन से लिया गया जिसका अर्थ झाड़ियों यानी बुश में रहने वाला व्यक्ति। निवास स्थान कालाहारी मरुस्थलीय के शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में जीवन यापन। ये मुख्यतः शिकारी, संग्रहता, मछली पकड़ने का काम करते हैं। कंद मूल, शहद, अंडे इनका मुख्य आहार है। धनुष्मान, भाला व जाल का उपयोग
करते हैं, घुमंतु जीवन जीते हैं, एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते। इनकी भौतिक विशेषता: कद छोटा औसत है 5 फीट से भी कम होता है, शरीर दुबला पतला व सुनम्य होता है, त्वचा का रंग हल्का भूरा होता है, बाल छोटे घुंघराले व ऊनी जैसे होते हैं, चौड़ा चौड़ा जबड़ आगे की ओर निकला होता है। सामाजिक विशेषता: छोटे छोटे समूह बैंड में रहते हैं, समूह का नेतृत्व मुखिया करते हैं, निर्णायक समुदाय के रूप में लिए जाते हैं, स्त्री और पुरुष को लगभग समान अधिकार प्राप्त होते हैं। वस्त्र आवास: बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, प्राय चमड़े या पशु की खाल का प्रयोग करते हैं, स्थायी घर नहीं बनाते, झाड़ियों टानियों व जानवरों की घास से अस्थायी झोपड़ियां बनाते हैं। वर्तमान स्थिति: आधुनिक सभ्यता के प्रभाव, विस्थापन व शिकार के प्रतिबंध होने के कारण इनका जीवन काफी संकट में हो गया। ये सामाजिक भूगोल परिचय: सामाजिक भूगोल मानव के समाज जीवन तथा मध्य संबंधों का अध्ययन करने वाली भूगोल की एक शाखा है। यह अध्ययन करता है कि मानव समाज अपने वातावरण में कैसे रहता है तथा स्थान किन किन सामाजिक कारकों से प्रभावित और निमित्त होता है। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी इसकी प्रकृति। यह भूगोल की नवीन शाखा है। यह सामाजिक और स्थान के परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। यह अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक असमानता, मानव प्राण के अंतर संबंधों, जनसंख्या का स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। उद्देश्य के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं की भौगोलिक व्याख्या करना, अध्ययन क्षेत्र, क्षेत्रीय संख्या विश्लेषण, मानचित्रों का प्रयोग, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भूगोल मानव की स्थानिक बंदिया सिद्धांत प्रतिपादक ग्रिफ टेलर समय 1920 के दशक में क्षेत्र सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल। यह सिद्धांत मानव प्रजातियों के मूल्य निवास तथा उनके प्रवास को जलवायु कटिबंधीय के आधार पर समझाता है। सिद्धांत का मुख्य कथन: मानव प्रजातियों का उद्भव गर्म और आर्द्र भूमध्य रेखीय कटिबंध में हुआ तथा मानव समूह ने जलवायु के परिवर्तन के साथ विभिन्न दिशाओं में प्रयास किया। प्रमुख जलवायु कटिबंध: विषुवतीय कटिबंध 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश, यह मानव का मूल जन्म स्थान है। यहाँ से मानव का प्रवास प्रारंभ। उपोष्ण कटिबंध 10 से 20 डिग्री अक्षांश है। यहाँ की शुष्क जलवायु के कारण मानव समूह धीरे धीरे इस क्षेत्र की ओर बढ़ा। उष्ण कटिबंध 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश है। शुष्क गर्म जलवायु के कारण मानव समूह और आगे चले गए। उपध्रुवीय कटिबंध 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश, ठंडी जलवायु के बावजूद मानव यहाँ तक पहुंचा और अनुकूल परिस्थितियां किया। ध्रुव कटिबंध 60 से 90 डिग्री अक्षांश, अत्यधिक ठंड होने के कारण यहाँ मानव बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। सिद्धांत की मुख्य विशेषता: मानव प्रजातियों का उद्भव विषुवतीय रेखा गर्म आर्द्र कटिबंध में हुआ। जलवायु के परिवर्तन के साथ मानव विभिन्न कटिबंधों में क्रमबद्ध रूप से विकास करता रहा। अधिक ठंडे और अधिक गर्म क्षेत्र में मानव संख्या कम थी। मानव ने अलग अलग कटिबंधों के अनुसार अपने शरीर व जीवन शैली को अनुकूल विकसित किया। महत्व: मानव प्रजातियों के मूल क्षेत्र व प्रवास की समझ मिलती है। जलवायु मानव संसाधनों के घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करता है। जनसंख्या भूगोल और संसाधनों की संकल्पना: 12 भूगोलवेताओं के अनुसार संसाधन प्रकृति में सर्वत्र उपलब्ध है, परंतु उनका उपयोग मानव की आवश्यकता, तकनीक व ज्ञान पर निर्भर करता है। वही वस्तुएं जो आज संसाधन नहीं है कल संसाधन बन सकती है। रजल के अनुसार संसाधन वे सभी भौतिक तत्व होते हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी जीविका निर्वाह के लिए करता है। हेडनर के अनुसार संसाधन वे तत्व हैं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। नेल्सन के अनुसार संसाधन वे प्राकृतिक प्राप्त है जिनका मनुष्य अपनी भौतिक समृद्धि। खनिज संसाधन भी प्राकृतिक प्राप्त जो पृथ्वी की सतह पे अंदर पाए जाते हैं जिनका उपयोग मानव अपने आर्थिक विकास के लिए करता है। खनिज संसाधन कहलाते हैं। खनिज की विशेषता प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, कार्बनिक होते हैं, निश्चित रासायनिक संरचना होती है, निश्चित भौतिक गुण होते हैं, उपयोगिता के आधार पर इनका आर्थिक मूल्य होता है। इनका निर्माण भूविज्ञानिक प्रक्रियाओं से होता है। खनिजों का निर्माण अग्नि खनिज, अवसादी खनिज, कायनांतरिक खनिज। अग्नि खनिज मैग्मा के ठंडा होने से लोहा, तांबा, निकल, अवसादी खनिज अवसाद तथा रासायनिक क्रिया से कोयला, पेट्रोलियम, चुना पत्थर। कायनांतरिक खनिज उच्च ताप तथा दबाव से संगमरमर तथा ग्रेफाइट। खनिजों का वर्गीकरण: धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज, निर्माण खनिज, खनिज। खनिजों को प्रभावित करने वाले कारक: भूविज्ञानिक संरचना, सेल संरचना, जलवायु, पक्षावर्धन गतिविधियां। महत्व: खनिजों का पुनर्चक्रण संभव। खनिजों के अवशेषों को बराबर रास्ते सिद्धांत के रूप में संरक्षण कार्य। प्रमुख खनिज के उपयोग: मुख्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। उपयोग: इस्पात निर्माण, मशीनें, वाहन, मैग्नीज। मुख्य क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उपयोग: इस्पात निर्माण, बैटरी, रसायन, तांबा। मुख्य क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश। उपयोग: विद्युत, मिश्र धातु, सिक्के, बॉक्साइट। मुख्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात। उपयोग: एल्यूमीनियम निर्माण के लिए अभ्रक। मुख्य क्षेत्र झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। उपयोग: विद्युत उपकरण, कॉस्मेट, पेंट, सोना। मुख्य क्षेत्र कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड। उपयोग: आभूषण, मुद्रा, निवेश, वेटिंग क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा। क्षेत्र राजस्थान, आंध्र प्रदेश। उपयोग: मिश्र धातु, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। बना प्रकार: पीट, लिगामाइट, बिटमस, एंथ्राइज। कई प्रकार की श्रेणी है। भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। कोयले के गुण: काला या भूरे रंग का होता है, कठोर, पारदर्शी व हल्का होता है, जलाने पर अधिक ऊष्मा देता है। यह एक प्रकार का पुनर्नवीकरणीय संसाधन है। भारत में कोयला राज्य उत्पादन करने वाले राज्यों के प्रमुख योगदान: झारखंड द्वारा 33% योगदान है, छत्तीसगढ़ द्वारा 17%, उड़ीसा द्वारा 16%, पश्चिम बंगाल द्वारा 13%, मध्य प्रदेश द्वारा 10%, तेलंगाना द्वारा 8%, अन्य राज्य 3%। भारत में कोयले के भंडार प्रचुर मात्रा में है। झारखंड को भारत का रत्न कहा जाता है। भारत में कोयला मुख्यतः गोंडवाना श्रृंखला से संबंधित है। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक खनिज ईंधन है। यह समुद्री जीव जंतु के अवकरणों के करोड़ों वर्ष पहले अवसादी चट्टानों की परतों के नीचे बना। इसे काला सोना भी कहा जाता है। भारत में पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र: असम, गुजरात, मुंबई, हावे, कृष्णा, गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, राजस्थान। पेट्रोलियम के कुछ प्रमुख घटक: एलपीजी, पेट्रोलियम डीजल, क्रूड बुटमेस। उपयोग: परिवहन, बिजली उत्पादन, उर्वरक, रासायनिक उद्योग, प्लास्टिक वस्तुएं बनाने के लिए। भारत में पेट्रोलियम के भंडार: कच्चे तेल के सिद्ध भंडार 600 मिलियन टन लगभग। मुख्यतः असम व गुजरात में भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है। महत्वपूर्ण तत्व: असम 98
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कोयला व पेट्रोलियम। कोयला एक अवसादी चट्टान है। ये कार्बन युक्त पदार्थों के अपूर्ण विघटन से करोड़ों वर्ष पहले बना। प्रकार पीट, लिग्नाइट, बिटमस, एंथ्रासाइट कई प्रकार की श्रेणी है। भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। कोयले के गुण काला या भूरे रंग का होता है, कठोर, पारदर्शी व हल्का होता है, जलाने पर अधिक ऊष्मा देता है। यह एक प्रकार का अपुनर्नवीकरणीय संसाधन है। भारत में कोयला राज्य उत्पादन करने वाले राज्यों के प्रमुख योगदान: झारखंड द्वारा 33% योगदान, छत्तीसगढ़ द्वारा 17%, उड़ीसा द्वारा 16%, पश्चिम बंगाल द्वारा 13%, मध्य प्रदेश द्वारा 10%, तेलंगाना द्वारा 8%, अन्य राज्य 3%। भारत में कोयले के भंडार प्रचुर मात्रा में है। झारखंड को भारत का रत्न कहा जाता है। भारत में कोयला मुख्यतः गोंडवाना श्रृंखला से संबंधित है। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक खनिज ईंधन है। यह समुद्री जीव जंतु के अवघटनों के करोड़ों वर्ष पहले अवसादी चट्टानों की परतों के नीचे बना। इसे काला सोना भी कहा जाता है। भारत में पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र असम, गुजरात, मुंबई हाईवे, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, राजस्थान। पेट्रोलियम के कुछ प्रमुख घटक एलपीजी, पेट्रोलियम डीजल, कोरोसिव बिटुमेनस उपयोग, परिवहन, बिजली उत्पादन, उर्वरक व रासायनिक उद्योग, प्लास्टिक वस्तुएं बनाने के लिए। भारत में पेट्रोलियम के भंडार कच्चे तेल के सिद्ध भंडार 600 मिलियन टन लगभग, मुख्यतः असम व गुजरात में अधिक। भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है। महत्वपूर्ण तथ्य: असम डिगबोई 1989 में भारत का पहला तेल कुआं खोदा गया था। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र है। पेट्रोलियम एक अपुनर्नवीकरणीय संसाधन है। ये ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है। इनका उपयोग हमारी दैनिक जीवन की अनेक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किया जाता है। इसी टाइप की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। तंत्र इसमें नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत से है। ये नदियां वर्ष भर जल से परिपूर्ण रहती है। इनमें बाढ़ की संभावना अधिक होती है। इन नदियों का मुख्यतः जल वर्षा व हिमपात के पिघलने से मिलता है। मुख्य विशेषता: उद्गम स्थल हिमालय, तिब्बती कैलाश, हिम नदी इत्यादि। प्रवाह दिशा: पश्चिम से पूर्व। जल स्रोत: वर्षा, हिमपात, संभाव, सदा नीरा, गाद। अधिक उपयोग: सिंचाई के लिए, जल परिवहन, जल विद्युत उत्पादन इत्यादि। प्रमुख नदियां व इनकी सहायक नदियां: सिंधु नदी तंत्र, सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलज। गंगा नदी तंत्र, गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, सोन। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र, रीता, मानस, उबरा, लोहित। मुख्य नदी तंत्र: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी, गंगा तंत्र का उद्गम मानसरोवर के निकट तिब्बत में। प्रवाह क्षेत्र: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, भारत, पाकिस्तान। सहायक नदियां: झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलज। विशेषता: यह नदी पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में मिलती है। गंगा नदी तंत्र, उद्गम गंगोत्री, हिमनद, उत्तराखंड। प्रवाह क्षेत्र: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। सहायक नदी: यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, गोमती। विशेष: गंगा भारत की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मानसरोवर के पास तिब्बत। प्रवाह क्षेत्र: अरुणाचल प्रदेश, असम। सहायक नदियां: तीस्ता, मानस, लोहिती, सोनभद्र। विशेष: असम में इसे ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। महत्व: सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, परिवहन, पेयजल व उद्योग के लिए उपयोगी। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र: इन नदियों का उद्गम स्थल भारत के प्रायद्वीपीय पठार है। ये नदियां सामान्यतः वर्षा पर निर्भर रहती हैं, इसलिए इनका जल स्तर मौसम के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। उद्गम स्थल: प्रायद्वीपीय पठार। प्रवाह दिशा: पश्चिम से पूर्व। अपवाद: नर्मदा, ताप्ती। जल स्रोत: वर्षा, संभाव्य अधिकांश नदियां मौसमी, खाद कम उपयोग है। सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन इत्यादि। प्रमुख नदी तंत्र: नर्मदा नदी तंत्र, शील्ड। साइबेरियन शील्ड विश्व का सबसे विशाल व प्राचीन कवचीय शील्ड क्षेत्र है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में लगभग 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। यह मुख्य रूप से रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। इसे रूसी शील्ड भी कहा जाता है। स्थिति: यह शील्ड रूस के उत्तरी और मध्य साइबेरिया के बीच में स्थित है। इसके उत्तर में अंटार्कटिका महासागर, दक्षिण में पश्चिमी साइबेरिया मैदान, पूर्व में लेना नदी, पश्चिम में यूरल पर्वत स्थित है। भूगठन: यह क्षेत्र आर्किक काल के आग्नेय तथा कांतरिक चट्टानों से बना है। मुख्य चट्टानें ग्रेनाइट, नीस, शिफ्ट, क्वार्टाइज इत्यादि हैं। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में जो खनिज होते हैं वो पाए जाते हैं। मुख्य विशेषता: यह विश्व का सबसे प्राचीन स्थिर भूभाग है। यहाँ की सतह प्राय ऊंची व कठोर असमतल है। यह क्षेत्र बहुत कम भूकंपीय गतिविधियों वाला है, क्योंकि यह बहुत पुराना और स्थिर भूभाग है। यहाँ पर अनेक खनिज संपदाओं की अधिकता है। खनिज संपदा जैसे लोहा, निकेल, तांबा, सोना, हीरा, तेल। प्राकृतिक खनिज यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। सलाकृतियाँ: यहाँ प्राय ऊंचे भूभाग, पठार, पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की घाटियाँ भी हैं। विशाल नदियाँ हैं। यहाँ पर व्यापक